पहली क्लास। राघव चड्ढा ने केजरीवाल के पैरों तले जमीन खींच दी। 7 सांसदों की बगावत। क्या आम आदमी पार्टी टूटेगी या पंजाब में सरकार पर संकट होगा? राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, केजरीवाल के बागी सांसद कौन कौन सा राज खोलने वाले हैं? राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने की स्क्रिप्ट तैयार कैसे हुई? क्या केजरीवाल डिस्क्वालीफाई करवा देंगे सबको? नियम क्या कहता है आज आपको बताऊंगा। और हिमंता वर्सेस पवन खेड़ा, हाईकोर्ट से खेड़ा को ऐसा झटका, गिरफ्तारी पक्की हो गई क्या? सबसे पहले इस सब का चैप्टर देखिए। आज दिल्ली में गजब ही हो गया। यहां लोग बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी बंगाल में खेला करेंगी या इस बार बीजेपी खेला करने जा रही, मतलब सब बंगाल में बिजी थे, लेकिन खेला दिल्ली में हो गया, वो भी केजरीवाल के साथ। राघव चड्ढा ने आज ऐसा काम कर दिया बॉस कि अरविंद केजरीवाल के पैरों तले जमीन निकल गई होगी। पूरी आम आदमी पार्टी अलबला गई, क्योंकि आप सोचिए कि जिस पार्टी के 10 सांसद राज्यसभा में हों और उनमें से 7 सांसद राघव चड्ढा उड़ा ले गए, उसको झटका लगा होगा, उसको धक्का लगा होगा बॉस। राघव चड्ढा कभी केजरीवाल के इतने करीबी थे, ब्लू आइड बॉय कहा जाता था कि बहुत केजरीवाल के एकदम खासम खास हैं। शुरुआत से केजरीवाल के साथ जुड़े रहे, केजरीवाल भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन आज वही केजरीवाल के लोग राघव चड्ढा को गद्दार कह रहे हैं, उधर राघव चड्ढा इनको भ्रष्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड कह रहे हैं। लेकिन यह तो अभी ट्रेलर है, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी तोड़कर रख दी। 10 में से 7 सांसद लेकर बीजेपी में चले गए। लेकिन आपको लग रहा बात यहीं रुक जाएगी? आगे और क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, आज आपको बताऊंगा। इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसी बड़ी बगावत होना केजरीवाल के लिए हल्की बात नहीं है। केजरीवाल के हाथ से दिल्ली ऑलरेडी निकल चुकी है, हाथ में बचा खुचा पंजाब है। ऐसे में लोग बात कर रहे हैं कि क्या आज की बगावत की आग पंजाब तक पहुंच जाएगी? क्या पंजाब में केजरीवाल की सरकार पर संकट आएगा? क्या वो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी? उनके पास जो सिर्फ एक राज्य बचा है, पंजाब, क्या वो भी हाथ से निकल जाएगा? जिसके बारे में केजरीवाल कहते थे कि उनके नेता कभी टूट नहीं सकते, वो एक साथ 7 सांसद कैसे टूट गए? जिन सांसदों ने केजरीवाल के खिलाफ खुली बगावत की है, बीजेपी में चले गए हैं, उनमें राघव चड्ढा हो, स्वाति मालीवाल हो, हरभजन सिंह हो, वो कौन से राज खोल देंगे भाई? आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के दूसरे पार्टी में जाने से क्या वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? आज इस सब के बारे में आपको बताऊं। केजरीवाल की पार्टी में जो बगावत का बवंडर आया है, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी कहानी बता दूं। that I am the right man in the wrong party. मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। जिस प्रकार से एपी आम आदमी पार्टी अरविंद अकेले की पार्टी बन गई। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ बीजेपी ने गदारी की है पंजाबियों नाल कि साडे राज सभा के कुछ मैंबरां नूं उन्होंने अपने बल बुला लिया। ये सब कर्मा है अरविंद केजरीवाल के लिए। हम बीजेपी में विलय करते हैं। कल तक अरविंद केजरीवाल के बारे में यह बात हो रही थी कि वो ममता बनर्जी के लिए जोर लगाने बंगाल जाने वाले। आज खुद केजरीवाल पर ऐसी आफत आ गई कि अपना घर बचाने की मुसीबत आ गई, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ वो केजरीवाल की पार्टी के साथ हो गया। भाई, आम आदमी पार्टी छोड़ के लोग इधर उधर गए हैं, ऐसा नहीं कि कभी पार्टी में से कोई गया नहीं, लेकिन राज्यसभा में केजरीवाल की पार्टी के 7 सांसद एक साथ टूट गए और सब के सब उठे और बीजेपी में चले गए। ये आज के पहले इतना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को नहीं लगा। आम आदमी पार्टी के उन 7 सांसदों के पहले नाम सुन लीजिए जो बीजेपी में शामिल हैं। इनकी अगुवाई तो राघव चड्ढा कर रहे हैं, जिनके लिए पहले ही चर्चा चल रही थी कि बीजेपी में जाएंगे। लेकिन और भी नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह जो क्रिकेटर रहे हैं, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल। इन 7 में से 6 सांसद ऑलरेडी पंजाब से आते हैं। पंजाब से सांसद हैं ये लोग। एक स्वाति मालीवाल दिल्ली से हैं। इनमें से आज राघव चड्ढा समेत 3 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राघव चड्ढा ने कहा कि 2 ही विकल्प बच गए थे, या तो हम पॉलिटिक्स छोड़ देते या फिर अपना जो राजनीतिक अनुभव है उसका कहीं इस्तेमाल करते
तो इनको लगा कि भाई चलते हैं बीजेपी में कुछ काम किया जाए। सुनिए राघव चड्ढा। कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज से मेरा रास्ता अलग होता है। राघव चड्ढा का अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और यह ऐलान कर देना कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, उनके साथ 6 और सांसद जा रहे हैं, इसने आम आदमी पार्टी को हिलाकर रख दिया। दोपहर 3 बजे ऐलान हुआ, 5 बजते बजते तो राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल सब के सब दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले और बीजेपी ज्वाइन भी कर ली। यानी इधर पार्टी छोड़ने का ऐलान हुआ, उधर बीजेपी में शामिल हो गए। यानी सब कुछ पहले से पूरा सेट मामला था। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ आज कितना बड़ा खेला हुआ है। पंजाब में 7 सांसद में से 6 बीजेपी में चले गए, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यह किसी भी राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी फजीहत है। दूसरी बात, राज्यसभा में राघव चड्ढा को हटाकर जिस अशोक मित्तल को केजरीवाल ने राज्यसभा का डिप्टी लीडर बनाया, वो भाई साहब भी बीजेपी में चले गए। भाई एक तरफ कहा जा सकता था कि भाई राघव चड्ढा इस बात से नाराज थे कि मेरी जगह अशोक मित्तल को आपने राज्यसभा में डिप्टी लीडर बना दिया। जिसको पद दिया डिप्टी लीडर का वो भी बीजेपी में चला गया। तीसरी हैरानी की बात यह कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अशोक मित्तल के घर 5 फिरोजशाह रोड वाले बंगले में रह रहे थे। यानी जिस सांसद के बंगले में केजरीवाल रह रहे थे, उसी सांसद ने पार्टी छोड़ दी। बॉस, आप सोचिए कितना बड़ा झटका है केजरीवाल के लिए। जिसके घर में रह रहे हैं वही घर छोड़ के चल दिया, मतलब पार्टी छोड़ के चल दिया। और शायद इसी वजह से आज दोपहर अचानक यह खबर आई कि अरविंद केजरीवाल नए बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बारे में खुद अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्हें जो घर मिला है उसमें वो आज शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि कई लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को आज सुबह ही भनक लग गई थी कि जिस सांसद के घर में वो रह रहे हैं वो सांसद ही उनका नहीं रहा, तो वो वहां रह के क्या करेंगे, तो वो बीजेपी में जा रहा है। इसी आनंद फानंद में केजरीवाल ने दूसरे बंगले में शिफ्ट होने का ऐलान किया। इधर केजरीवाल नए बंगले में शिफ्ट हुए, उधर उनका सांसद बीजेपी में शिफ्ट हो गया। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी के नेताओं को कोई तोड़ नहीं सकता। सुनिए। पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। केजरीवाल ने यह बात अभी 1-1.5 साल पहले ही कही थी कि कोई आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ नहीं सकता। लेकिन आज की डेट में आम आदमी पार्टी की हालत यह है कि राज्यसभा में 10 में से 7 सांसद बीजेपी में चले गए। कहने को कोई कह सकता है कि तोड़े थोड़े ही हैं, इसको तो उठा के ले जाना कहते हैं। 7 के 7 ले गए। और जो बच गए हैं उसमें एक संजय सिंह है जो दिल्ली से राज्यसभा सांसद है, दूसरा नारायण दास गुप्ता भी दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, और संत बलबीर सिंह पंजाब से राज्यसभा के सांसद बच गए। 10 में से 3 ही सांसद बचे हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसद, इतने ही सांसद उनके लोकसभा में, और तीनों पंजाब से आते हैं। आज राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को सियासी शॉक दिया। अब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गया। राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने के लिए केजरीवाल के करप्शन को दोष दिया, तो पलटवार में संजय सिंह राघव चड्ढा पर सवाल उठाने लगे। उन्हें गद्दार बता दिया, पंजाब से धोखा करने वाला बता दिया। सुनिए एक बार। मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से यह महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए
आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। संजय सिंह गिना रहे हैं कि उन्होंने राघव चड्ढा को, उनकी पार्टी ने राघव चड्ढा को विधायकी सांसदी क्या नहीं दी। तो विधायकी सांसदी दे दी तो आदमी को कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए पार्टी में गलत होगा तो। अगर आदमी को लगेगा कि पार्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उसकी विचारधारा कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सांसद बना दिए हैं। फिर तो लोग पूछेंगे कि क्या संजय सिंह भी इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल राघव चड्ढा से भी है कि अगर उनकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, करप्ट हो चुकी है, तो उन्होंने यह फैसला लेने में इतनी देरी क्यों की? अभी अभी तो उनकी पार्टी को निचली अदालत से राहत मिली थी। फिर ऐसा क्या हुआ है जिसको देखकर वो जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं? क्या पंजाब में कुछ हो रहा है जिसका वो खुलासा करेंगे? देखिए, केजरीवाल को आज शौक तो तगड़ा लगा है क्योंकि हर बात में लंबा चौड़ा भाषण देने वाले अरविंद केजरीवाल आज राघव चड्ढा समेत पार्टी के दूसरे राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर सन्नाटे में चले गए। उन्होंने सिर्फ एक लाइन का ट्वीट करते हुए बीजेपी पर पंजाबियों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने पोस्ट में धोखे को धक्का लिख दिया। लिखे कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। लिखना चाह रहे थे कि फिर से किया धोखा, लिख दिए धक्का। अब लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि लग रहा है इतना गहरा धक्का लग गया था कि धोखा लिख ही नहीं पाए, धक्का लिखा गया। लोग कह रहे हैं ये सब तनाव में हो गया है गलती। राघव चड्ढा ने जो आज बम फोड़ा उससे पूरी आम आदमी पार्टी हिल गई। ऐसा लग रहा है ऊपर से नीचे तक किसी को इस बात की पहले से भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। सांसदों के पार्टी छोड़ने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि 3 दिन से गुजरात में हूं, जिस समय गुजरात में हजारों कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर सारे खतरे और बीजेपी की धमकियां झेलकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए खून पसीना बहा रहे हैं, उसी समय कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई का सौदा कर लिया। जो राज्यसभा सदस्य आज बीजेपी के सामने झुक गए अपनी निजी मजबूरियों, डर और लालच के कारण, जिन्होंने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की है, उन्हें पता होना चाहिए कि पंजाब गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। यानी मनीष सिसोदिया जैसे बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता था कि उनकी पार्टी में यह खिचड़ी पक रही। वो 3 दिन से गुजरात में प्रचार कर रहे थे और इसीलिए कहा जा रहा है कि सब बहुत अंदर खाने हुआ है लग रहा है। और सवाल उठ रहा है, भाई अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी करेगी, सब गद्दार हैं। भाई राघव चड्ढा अकेले छोड़े होते तो आप कह सकते थे कि भाई ये उनका कुछ सेटिंग गेटिंग हो गया, ये डर गए। जब पहले कह रहे थे ना ये लोग, डर गए, साथ के साथ डर गए, साथ के साथ गद्दार हो गए, साथ के साथ करप्ट हो गए। तो फिर उनको रखे क्यों थे पार्टी में इतने दिन? विपक्ष से कोई भी नेता जब बीजेपी में जाता है तो वो ऑपरेशन लोटस की बात होने लगती है, ईडी सीबीआई के डर की बात होने लगती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह नैरेटिव इस मामले में काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप देखिए सिर्फ राघव चड्ढा पार्टी छोड़ते तो केजरीवाल को शायद इतना असर नहीं पड़ता। कह देते कि ईडी लगा दिया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया। 7 सांसद पार्टी छोड़े हैं तो कुछ तो बात रही होगी। 7 भ्रष्टाचारी कैसे हो सकते हैं? 7 ईडी सीबीआई से डर गए। यही वजह है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को नैरेटिव की लड़ाई में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नैरेटिव की लड़ाई में पहला झटका जिन सांसदों ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने करप्शन पर केजरीवाल को घेरा, यानी केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचा। दूसरा झटका, जिस पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगले साल वहां चुनाव है, वहां के 7 राज्यसभा सांसदों में से 6 बीजेपी में जाना बड़ा झटका है। राज्य सरकार की कमजोर पकड़ का मैसेज जाएगा। यह मैसेज जाएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, इसलिए सांसदों ने पाला बदल लिया। तीसरा झटका, केजरीवाल पहले ही कई आरोपों में घिरे हैं, इस बगावत से उनकी पार्टी में पकड़ कमजोर हो सकती है। आज 7 सांसद गए हैं, कल हो सकता है कुछ और नेता विधायक भी पार्टी छोड़ने का सोचें। चौथा झटका, अरविंद केजरीवाल लगातार पीएम मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे, उन्हें कमजोर और कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बता चुके हैं।
लेकिन आज उन्हीं के सांसद, उन्हीं के करीबी नेता पीएम मोदी का गुणगान करते हुए बीजेपी में चले गए और आम आदमी पार्टी को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रहे हैं। आप सुनिए राघव चड्ढा ने आज पीएम मोदी के लिए क्या कहा और संजय सिंह ने क्या पलटवार दिया। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। जिन लोगों ने पंजाब के किसानों के खिलाफ 3 काला कानून पास किया, उस पार्टी में शामिल होके आप लड़ाई लड़ने का काम करोगे, ईमानदारी और सच्चाई की बात करोगे। जिस पार्टी के अंदर किसानों की हत्या करने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, जिस पार्टी के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार करने वाले, अपराध करने वाले, किसानों की पीठ में छुरा मारने वाले, पंजाब के लोगों के पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं, उनके साथ जाकर आप बहुत बड़ा परिवर्तन और क्रांति करना चाहते हैं। इन बातों पर कोई यकीन करेगा? यानी आम आदमी पार्टी भी पूरी अग्रेसिवली राघव चड्ढा को घेर रही। लेकिन आप पहले यह देखिए कि आम आदमी पार्टी के जिन सांसदों ने पार्टी छोड़ी, जो पार्टी के लिए कितने अहम थे, उनके जाने से पार्टी पर क्या असर पड़ेगा। पंजाब, गोवा, गुजरात में क्या असर दिखे। सबसे पहले बात राघव चड्ढा की, जो कभी केजरीवाल के बहुत करीबी माने जाते थे। पंजाब में राघव चड्ढा पार्टी का बड़ा चेहरा रहे, उनका नाम सीएम के पद तक के लिए चला था। 2012 में राघव चड्ढा केजरीवाल के साथ जुड़े। केजरीवाल ने ही उन्हें सबसे युवा प्रवक्ता बनने का मौका दिया। जब साल 2015 में दिल्ली में केजरीवाल को बंपर जीत मिली तो 26 साल की उम्र में केजरीवाल ने उन्हें पार्टी का ट्रेजरर बना दिया था। केजरीवाल ने राघव चड्ढा को 2019 में साउथ दिल्ली से लोकसभा का टिकट भी दिया था, लेकिन वो हार गए थे। साल 2020 में वो दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से विधायक बने, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट बने। 2022 में उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया। इसी तरह संदीप पाठक को देखिए, उन्हें 2022 में राज्यसभा भेजा गया था। वो पिछले 10 साल से पार्टी से जुड़े रहे हैं। कहा जाता है कि 2020 में दिल्ली और 2022 में पंजाब की जीत में उनका बड़ा रोल था। संदीप पाठक पंजाब और गुजरात में पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज थे। 2022 में उन्हें संगठन का महासचिव बनाया गया। संदीप पाठक पार्टी के भरोसेमंद रणनीतिकार माने जाते हैं। चुनाव का जिम्मा उनके ऊपर भी रहता था। उन्हें केजरीवाल का बैकरूम बॉय माना जाता रहा। टिकट, ट्रेनिंग, फंड्स, कैंपेन, ज्यादातर चीजें यही देखते थे। यानी आज ऐसे ऐसे नेताओं ने पार्टी छोड़ी है जो पार्टी के अहम चेहरा रह चुके हैं, पार्टी की जो रणनीति बनाने की टीम रही है उसका हिस्सा रह चुके हैं, अहम रणनीतिकार रह चुके हैं। बाकी के 5 सांसदों के बारे में भी आपको बताता हूं। स्वाति मालीवाल 2011 से केजरीवाल के साथ जुड़ी रही हैं। 2015 में उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। 2024 में स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के घर के अंदर मारपीट का आरोप लगाया था। 2 साल के विवाद के बाद स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़ी। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गुप्ता को अक्टूबर 2025 में सांसद बनाया गया था। वो पंजाब के सबसे अमीर नेता हैं। उनकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। राज्यसभा सांसद विक्रम साहनी को साल 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2022 में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। विक्रम साहनी ट्रेडिंग और कंसल्टेंसी फर्म सन ग्रुप के फाउंडर हैं। विक्रम साहनी पीएम मोदी के वोकल समर्थक रहे हैं। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, चांसलर हैं। अशोक मित्तल ने हालिया विवाद में राघव चड्ढा का साथ दिया था। कुछ दिन पहले ही अशोक मित्तल के घर ईडी का छापा पड़ा था। और इसी बात को लेकर संजय सिंह ये माहौल बना रहे हैं कि बीजेपी ने ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर सांसदों को अपने पाले में कर लिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले
2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके अरविंद केजरीवाल खुद कहते थे कि कोई ईडी सीबीआई कोई तरीके से 3-5 से मेरी पार्टी के लोग नहीं टूटते। भाई जब पहले नहीं टूट रहे थे तो आज ईडी का छापा पड़ते कैसे टूट गए? क्या हुआ ऐसा कि टूट गए? और सातों के सातों क्या छापा पड़ा? क्या ऐसा क्या हुआ? फिर आज की बगावत से केजरीवाल की पार्टी इसलिए भी हिली है क्योंकि केजरीवाल को पंजाब में भी पार्टी टूटने का खतरा लग रहा होगा। पंजाब में केजरीवाल के विरोधी ये बातें कर रहे हैं कि केजरीवाल ने पैसा देकर लोगों को राज्यसभा दी। ऐसे लोगों की कोई विचारधारा थी नहीं तो चले गए, ये लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों का टूटना तय था। ये लोग जैसे आए थे वैसे चले गए, लोग कह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह से पंजाब में केजरीवाल के साथ हो। 50 विधायकों के टूटने का डर बताया जा रहा है। सुनिए पंजाब में कांग्रेस क्या कहने लगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सुचेत रहे। ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं। ये तो सांसद गए हैं। आप लोग पैसा देखकर, बड़ी इंडस्ट्री वाला देखकर, बड़ा कारोबारी देखकर आप लोग जब राज्यसभा मेंबर बनाओगे और उनसे कई तरीके की मदद लोगे तो ऐसा तो संभव है, ये होना ही था। यानी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो और धुकधुकी बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखना कहीं तुम्हारा 50 विधायक ना टूट जाए। जिस तरह आज राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया, उसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी पर नया संकट मंडराता दिख रहा है। पंजाब के मौजूदा गणित की बात करें तो कुल विधानसभा सीट 117 है, जिसमें आम आदमी पार्टी 94 और कांग्रेस 16 सीटों के साथ है। शिरोमणि अकाली दल 3, बीजेपी 2, बीएसपी 1 और निर्दलीय 1। अगर नंबर गेम देखिएगा तो आम आदमी पार्टी को कोई खतरा नहीं लगता, लेकिन 7 सांसदों के जाने के बाद से पार्टी के अंदर खलबली जरूर मचेगी और अगर विधायक टूटने शुरू हो गए तो यह संकट और बड़ा हो जाएगा। इधर कांग्रेस यह माहौल बना रही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरी तरह टूट जाएगी। उधर अकाली दल यह माहौल बना रहा है कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की ही बी टीम है, इसलिए उसके नेता भी बीजेपी में जा रहे हैं। पंजाब में सियासी तूफान मचा हुआ है और इस तूफान के असर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान माहौल बना रहे हैं कि जो सांसद छोड़ कर गए वो तो गद्दार थे। पंजाब के साथ धोखा किया है इन लोगों ने। इन लोगों ने तो ग्राउंड पर उतरकर कोई वोट भी नहीं मांगा, इन्हें तो बैठे बिठाए पद मिल गया था। सुनिए भगवंत मान। 6-7 जाने ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਏ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹ ਨਾ रंग ला के छड़ देंगे बस। इसी तरह से भगवंत मान ने क्रिकेटर हरभजन सिंह के बारे में भी कहा कि उनको कमेंट्री से हटा देने का डर दिखाकर पार्टी में उन्होंने बीजेपी वालों ने मिला लिया होगा साथ। इकनॉमिक मार मारो तो वो हरभजन सिंह कमेंट्री कर रहे उत्थे, उन्होंने कहता होना क्योंकि BCCI तो इन्हों को ही है ना, ਉਹਨੂੰ कहता होना चाहे ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ईडी ਭੇਜਾਂਗੇ, ईडी डरा लिया होना। क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सब क्या ईडी का छापा तो पड़ा नहीं, सब ऐसे कैसे चले गए, तो अपनी अपनी कहानी बना रहे। हरभजन सिंह से कहा होगा तुमको कमेंट्री से हटा देंगे, हरभजन सिंह क्या बिना कमेंट्री किए उनका घर नहीं चलेगा। और हरभजन सिंह आज से कमेंट्री कर रहे हैं कि आज उनको डरा दिया, डर गए, पहले नहीं डरा पा रहे थे। देखिए भगवंत मान कितना ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें या केजरीवाल की टीम कितना ही जोर लगाए, आज की डेट में सच यही कि राघव चड्ढा ने 7 सांसदों के साथ जो बगावत की है उसने अरविंद केजरीवाल के पूरे नैरेटिव को हिलाकर रख दिया। केजरीवाल के विरोधी मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। जैसे दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के गैंग में अब सिर्फ चोर और भ्रष्टाचारी बचे, जिसकी भी आत्मा जीवित है वो वहां ज्यादा दिन नहीं रह सकता। राघव भाई, संदीप पाठक और
अशोक मित्तल और बाकी साथियों का निर्णय साहसिक और स्वागत योग्य है। पंजाब की जनता को केजरीवाल की लूट से बचाने के लिए यह निर्णायक साबित होगा। जिस तरह से हाल फिलहाल में कई नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, उसे लेकर बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ा रही। पार्टी अरविंद अकेले की पार्टी बन गई, अरविंद अकेले की पार्टी। और कितने नेता निकल के गए, योगेंद्र यादव, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, आशुतोष, अलका लांबा, राजेंद्र पाल गौतम, इनमें से कई नेता तो अलग अलग पार्टीज में चले गए, कांग्रेस चले गए, वो भी ऑपरेशन लोटस था। हमारे देश के जननायिका सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाया था। ये सब कर्मा है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि अभी उनके पास उतना नेता है जो अपने वैगन आर के अंदर बैठ सकते हैं। कर्मा हर बार वापस आ जाता है। कांग्रेस अलग लेवल के मजे ले रही है, कह रही कि इतने नेता बचे हैं जो केजरीवाल के वैगन आर में आ जाएं। केजरीवाल आजकल वैगन आर में चलते ही नहीं। इस मजाक से हटकर बड़ी बात यह है कि केजरीवाल के लिए मामला बहुत सीरियस है, क्योंकि अब तक केजरीवाल दूसरों की पार्टी टूटते हुए देखते थे और कहते थे कि उनकी पार्टी कभी नहीं टूट सकती। जैसे जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी थी तो अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे से कह रहे थे कि उनकी तो पार्टी सिंबल नाम सब चुरा लिया। जिस अंदाज में केजरीवाल बोल रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वो उद्धव ठाकरे के जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। आज देखिए उनके साथ क्या हो गया। बताइए, किसी की पार्टी चोरी हो गई, बगल में हंस के करेंगे इनकी पार्टी चोरी हो गई, इनका सिंबल चोरी हो गया। आज लोग कह रहे हैं इनका सांसद चोरी हो गया। एक तो अब केजरीवाल को अपनी पार्टी टूटने का डर होगा, दूसरा डर यह भी होगा कि ये राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और दूसरे लोग कहीं कोई अंदर के राज न खोलना शुरू कर दें। आज राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया तो स्वाति मालीवाल ने भी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया कि साल 2006 में अपनी नौकरी छोड़कर उन्होंने देश सेवा का मार्ग चुना था। आरटीआई आंदोलन, अन्ना आंदोलन, आम आदमी पार्टी के गठन और दिल्ली महिला आयोग में 8 साल निष्ठापूर्वक काम करते हुए उन्होंने हर चरण में पूरी ईमानदारी और समर्पण से योगदान दिया। जिन सिद्धांतों, मूल्यों और ईमानदार राजनीति के संकल्प के साथ यह सफर शुरू किया था, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनके इशारे पर पूरी आम आदमी पार्टी उन आदर्शों से भटक चुकी है। स्वाति ने आगे लिखा कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके इशारे पर बुरी तरह मारपीट और अभद्रता की गई। अरविंद केजरीवाल ने अपने गुंडे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उसे बड़े बड़े पदों से नवाजा। केजरीवाल जी के संरक्षण में आम आदमी पार्टी में बढ़ता बेहिसाब भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएं, गुंडा तत्वों को बढ़ावा और पंजाब के साथ हो रही धोखेबाजी और लूट को देखते हुए उन्होंने आज पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। ऐसा नहीं है कि सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर उठ रहा है। चौतरफा अटैक से केजरीवाल के लोग जो भन्नाए हुए हैं, वो राघव चड्ढा के और दूसरे लोगों के पुराने ट्वीट और पुराने वीडियो निकालकर भी सवाल पूछ रहे हैं। राघव चड्ढा आज पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयान वायरल किए जा रहे हैं जिसमें वो बीजेपी को कोस रहे हैं। जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। यह बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई। भाई सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल फुटप्रिंट कहीं नहीं जाता। अब लोग ये वीडियो निकाल के पूछ रहे हैं कि भाई यही राघव चड्ढा बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताते थे, बीजेपी के लोगों के खिलाफ आवाज उठाते थे, आज बीजेपी के साथ चले गए। तो सब तरफ दोनों तरफ से सवाल है। आम आदमी पार्टी क्या एक्शन लेने वाली है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन राघव चड्ढा 7 सांसदों को लेकर बीजेपी में क्यों गए, क्यों कहा कि बीजेपी में विलय कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह समझ। राघव चड्ढा अकेले पार्टी छोड़ते और बीजेपी में शामिल होते तो उनकी सदस्यता चली जाती, क्योंकि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक कोई सांसद अकेला पार्टी छोड़ता है तो दल बदल कानून लागू हो जाता है और उसकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन अगर पार्टी के 2/3 सांसद विधायक दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होता और सदस्यता बनी रहती है। यही बात आज राघव चड्ढा ने बार बार जोर देकर कही कि 2/3 से ज्यादा सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं। वैसे तो राघव चड्ढा के बारे में पहले से खबरें चल रही थी कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। बहुत लोग ये भी पहले से कह रहे थे कि राघव चड्ढा बीजेपी में जा सकते हैं। खुद आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि राघव चड्ढा बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि अगर कोई पार्टी किसी सांसद को निकालती है तो उसकी सदस्यता बनी रहती है। इसलिए आम आदमी पार्टी नहीं चाहती थी कि राघव चड्ढा पार्टी के से बाहर रहकर भी सदस्य बने रहे। लेकिन राघव चड्ढा ने इसका जुगाड़ निकाल लिया और 2/3 सांसदों को अपने साथ लेकर बीजेपी में विलय कर लिया। इससे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से निकल भी आए, बीजेपी में चले भी गए और उनकी सदस्यता भी बनी रह गई।
यानी राघव चड्ढा ने एक तरह से आम आदमी पार्टी पर ऐसी स्ट्राइक कर दी जिससे केजरीवाल की पूरी टीम सरप्राइज रह गई। केजरीवाल की टीम अब राघव चड्ढा पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 7 राज्यसभा सांसदों पर एंटी डिफेक्शन कानून के तहत अयोग्य घोषित करने के लिए याचिका लाएगी। लेकिन राघव चड्ढा ने पहले ही इसके जवाब की तैयारी कर ली, क्योंकि सुबह ही राघव चड्ढा 7 सांसदों के साइन वाला लेटर और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स राज्यसभा के सभापति को दे चुके हैं। यानी राघव चड्ढा ने पहले ही अपना होमवर्क सेट कर रखा है। केजरीवाल के पास बहुत कम विकल्प छोड़े हैं। उधर संजय सिंह ने कहा है कि वो राज्यसभा सभापति को लेटर लिखेंगे। राघव चड्ढा अशोक मित्तल और संदीप पाठक की राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे, क्योंकि ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है। इधर अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है, उधर कांग्रेस को भी झटके पे झटके लग रहे हैं। पीएम मोदी पर विवादित बयान देने पर कांग्रेस अध्यक्ष को चुनाव आयोग का नोटिस आ चुका है। उधर कांग्रेस मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, क्योंकि आज गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। पवन खेड़ा को जमानत दिलवाने के लिए उनके वकीलों ने हाईकोर्ट के सामने तमाम दलीलें रखी, लेकिन कोर्ट ने हर दलील खारिज कर दी। पवन खेड़ा की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद इस मामले में सक्रिय भूमिका में हैं, तो पवन खेड़ा के लिए निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा कि यह ज्यादा से ज्यादा मानहानि का मामला हो सकता है, जिसे निजी शिकायत के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला केवल मानहानि का नहीं है, बल्कि इसमें धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि पवन खेड़ा ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज से राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की छवि खराब करने की कोशिश की। इन दलीलों पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में यह मामला जाली दस्तावेज रखने का है, यह केवल मानहानि का नहीं है। इसके आगे हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पवन खेड़ा के सहयोगी कौन है जिन्होंने ये दस्तावेज जुटाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी राजनीति में नहीं है। यदि मामला मुख्यमंत्री के खिलाफ होता तो इसे राजनीतिक बयानबाजी कहा जा सकता था। जज ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए खेड़ा ने एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीट लिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे हालात में इसे मानहानि का केस नहीं माना जा सकता, बल्कि पहली नजर में ऐसे सबूत हैं जो यह बताते हैं कि इसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल का मामला बनता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पुलिस की जांच को अनदेखा कर रहा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में ऐसा कुछ नहीं दिखा कि पवन खेड़ा पर केस उन्हें नुकसान पहुंचाने या उन्हें गिरफ्तार करवाकर ह्यूमिलिएट करने के इरादे से किया गया। कोर्ट ने माना कि पवन खेड़ा अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार डिजर्व ही नहीं करते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले ही दावा ठोक चुके हैं कि वो पवन खेड़ा का पेड़ा बना के छोड़ेंगे, और ऐसे में पवन खेड़ा जो पिछले कई दिनों से गायब हैं, वो कहां हैं इसका सवाल खड़ा होगा। पुलिस अब उन्हें तलाशेगी, उनके पास बहुत ऑप्शन बचे नहीं हैं। पवन खेड़ा ने असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर 3 पासपोर्ट रखने और दुबई में चोरी छिपे प्रॉपर्टी खरीदने के आरोप लगाए थे। उसी मामले में उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा पहले सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट भेजा गया, लेकिन अब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का रास्ता खोल दिया। उधर असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जब 4 मई को वो फिर से सत्ता में आएंगे तो इस मामले को देखेंगे। Whatever outcome of the case or investigation, it is entirely on Assam police. I will review the case only after 4th May if I come back to power. यानी पवन खेड़ा की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं पाठशाला में अगले चैप्टर की तरफ। बंगाल के पहले चरण की बंपर वोटिंग में किसको बंपर सीट आ गई, क्या रिपोर्ट आ गई? इधर मोदी उधर अमित शाह दोनों ने आज वो दावा ठोक दिया जो ममता को परेशान कर देगा। क्या बंगाल में दूसरे राउंड की वोटिंग के पहले क्या गजब हो रहा है, अब इसका चैप्टर। बंगाल में पहले चरण में बंपर वोटिंग को बीजेपी और टीएमसी अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। अब सबकी नजर दूसरे चरण पर है, जब 142 सीटों के लिए मतदान होगा, और इसके लिए बीजेपी और टीएमसी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिन से बंगाल में, अमित शाह लगातार वहां चुनाव मॉनिटर कर रहे हैं। पहले दौर की बंपर वोटिंग के बाद अब बयानों और दावों का दौर शुरू हो गया है। अमित शाह कह रहे हैं कि पहले दौर में बीजेपी 110 सीट जीत रही है। टीएमसी दावा कर रही है कि कुछ बोल रहे हैं, पहले दौर में टीएमसी 125 से ज्यादा सीटें जीत रही है। यानी सब अपना अपना कैलकुलेशन लगाकर बैठे। पहले दौर में बढ़त का दावा ठोका जा रहा है। इन सब के बीच दूसरे दौर की वोटिंग के लिए भी तैयारी तेज हो गई। पीएम मोदी ने आज हुगली नदी में नौका विहार किया।
अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, लगातार चुनाव मॉनिटर कर रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में जीत के बाद दिल्ली को टारगेट करने की बातें कहने लगी, कह रही हैं कि दिल्ली में बीजेपी का विनाश तय है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई तय हो गई। कुल मिलाकर पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद बंगाल में बम्पर एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले राउंड की बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण के मतदान के बाद बड़ा दावा ठोक दिया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जो पहले राउंड में 152 सीटों पर वोट पड़े हैं, उसमें से 110 से ज्यादा सीटें जीतने वाली, बंगाल से दीदी जाने वाली हैं, बीजेपी आने वाली है। अमित शाह दावा ठोक रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा ठोक रहे हैं। सुनिए एक बार उनको। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है, उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है, कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हालांकि अगर बीजेपी पहले राउंड के बाद कॉन्फिडेंट है, तो टीएमसी का कॉन्फिडेंस भी कोई कम नहीं है। टीएमसी का कहना है कि ममता के पक्ष में ज्यादा मतदान की वजह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और इसी वजह से पहले दौर में टीएमसी को भारी बढ़त मिली है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि जैसी वोटिंग हुई है, हम उसकी उम्मीद कर रहे थे। यह मतदान ममता बनर्जी के पक्ष में और बीजेपी की बंगाल विरोधी नीतियों के खिलाफ है। पहले दौर की 152 में से हम कम से कम 125 सीट जीतने जा रहे हैं। सीटों का आंकड़ा 133 से 135 तक भी जा सकता है, टीएमसी कह रही है। यानी टीएमसी को भरोसा है कि पहले दौर में ही बंगाल की तस्वीर क्लियर हो गई है। अभिषेक बनर्जी को सुनिए, जो कह रहे हैं कि पहले दौर में बीजेपी के खिलाफ टीएमसी ने सेंचुरी जड़ दी है। 21-এও মিলেছে, 24-এও মিলেছে, 26-এও মিলবে। আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাচ্ছি, তৃণমূল কংগ্রেস কাল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। यानी दोनों ही तरफ से नैरेटिव की लड़ाई चल रही। अगले राउंड के वोटर को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि अरे हम तो जीत ही चुके, अपना वोट बर्बाद मत करना, हमको ही देना। बीजेपी भी ये बोल रही है, टीएमसी भी बोल रही है। आप देखिए कि पहले चरण की वोटिंग के फौरन बाद बीजेपी दूसरे दौर की तैयारी में भी जुट गई। खुद प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिन से बंगाल में ही हैं। कल रोड शो किया, आज सुबह हुगली नदी में नौका विहार का आनंद लिया। पीएम मोदी को नाव में बैठा देख नदी किनारे लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कैमरे से कुछ तस्वीरें भी खींची। टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए, ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है। और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। पीएम मोदी बंगाल में जो भी कर रहे हैं, उससे टीएमसी में खलबली मच जाती। पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाई तो टीएमसी ने उसका मजाक उड़ाया। अब पीएम मोदी ने नौका विहार किया तो उस पर भी टीएमसी कह रही है कि राजनीतिक पर्यटक नरेंद्र मोदी अब बंगाल में नौका विहार कर रहे हैं। इससे पहले फोटो मंत्री को दिल्ली में यमुना छठ पूजा रद्द करनी पड़ी थी। शर्मिंदा और बेनकाब होकर वे अपने फोटोशूट के लिए बंगाल चले आए। जितनी चाहे नौटंकी कर लें, लेकिन जनता के गुस्से की गंगा में आपकी नाव डूबने वाली है, टीएमसी कह रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के धुआंधार प्रचार से ममता बनर्जी की टीम में हड़कंप है। पीएम मोदी ने 2 दिन में बंगाल में कई रैलियों को संबोधित किया। आज जादवपुर और दमदम में विजय संकल्प रैली की, उससे पहले हुगली में नौका विहार किया। कल हावड़ा में पीएम मोदी ने रोड शो किया।
कल ही बेलूर मठ गए थे और पूजा की थी। यानी अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने पूरा जोर बंगाल पर लगा रखा है। दूसरे दौर की वोटिंग 29 अप्रैल को है और उससे पहले ही पीएम मोदी बंगाल में बदलाव का दावा कर रहे हैं। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। आज बंगाल में एक ही गूंज है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ बंगाल में अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट, सभी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं अमित शाह। कल अमित शाह ने उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम में रोड शो किया था, जिसकी जानकारी अमित शाह ने सोशल मीडिया पर दी। अमित शाह के रोड शो में आने में देरी हो रही थी, वहां खड़ी भीड़ परेशान हो रही थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक लड़की ने अमित शाह से कहा कि जल्दी आ जाइए अमित जी, हम लोग रोड शो के लिए गर्मी में बहुत देर से खड़े हैं। इस पर अमित शाह की तरफ से फौरन रिप्लाई आया कि देरी के लिए माफी मांगता हूं, 10 मिनट में बस पहुंच रहा हूं। यानी अमित शाह सभी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी अमित शाह ने बैरकपुर में रोड शो किया, जहां भारी भीड़ थी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में निडर होकर लोग वोट डाल रहे हैं और लोगों में ममता के लिए बहुत गुस्सा है। उधर पहले दौर की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी ने भी दूसरे चरण के मतदान के लिए पूरा जोर लगा दिया। ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर में पदयात्रा निकाली। ममता बनर्जी भवानीपुर से ही चुनाव लड़ रही हैं। ममता की पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बेहद तीखा हमला किया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम लिस्ट में हैं। आप बीजेपी बैकग्राउंड के आधार पर लोगों को यहां लाए हैं और उसी के हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि याद रखना, सभी का हिसाब होगा। ममता बनर्जी इस तरह की चेतावनी पहले भी दे चुकी है। आज भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दी कि बंगाल के बाद दिल्ली से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगी। ममता ने कहा कि वो दिल्ली में बीजेपी का विनाश चाहती हैं। কোনো তোমাদের ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করবার, এটা জেনে রেখো। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করি, অধিকারের জন্য লড়াই করি। আর বাংলায় আমি জন্মেছি, এই বাংলায় আমার মৃত্যু হবে। আমি তোমাদের দিল্লি দখল করবই। বাংলা দখল করার পরে সব দলকে নিয়ে আমি চেয়ার চাই না, কিন্তু আমি চাই দিল্লিতে বিজেপির বিনাশ। বাংলায় তো বিনাশ হবেও, দিল্লি থেকেও বিজেপি হাঁটাতে হবে। यानी साफ दिख रहा है कि बंगाल में दूसरे चरण के मतदान को लेकर जबरदस्त लड़ाई चल रही है, सियासी लड़ाई। लेकिन एक लड़ाई तो उधर अमेरिका ईरान की भी चल रही है। अब उसका चैप्टर, ईरान को धमकाते ट्रंप का खुद का काउंटडाउन शुरू हो गया क्या? 7 दिन बाद ट्रंप को बड़ा झटका लगने वाला है क्या? ईरान के साथ अनलिमिटेड सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या चाल थी? कौन सा बड़ा राज खुल गया? ट्रंप के साथ ही कांड हो गया, ईरान को बर्बाद करने निकले ट्रंप की सारी पावर खत्म होने वाली क्या? अब इसका चैप्टर देखिए। ईरान को धमकी पर धमकी देते डोनाल्ड ट्रंप अब सीजफायर पर सीजफायर बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में सब चक्कर में पड़ गए कि आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। आज इसका बड़ा राज खुल गया, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे ईरान को धमकाते ट्रंप का खुद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 7 दिन बचे हैं ट्रंप के पास। ऐसा क्या होने वाला है 7 दिन बाद कि ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा? अगर 7 दिन में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो ट्रंप के साथ क्या कांड हो जाएगा? क्या ट्रंप की सारी पावर खत्म होने वाली है? क्योंकि अभी तो ट्रंप ऐसा दिखा रहे हैं जैसे सारी पावर लेकर बैठे हैं। ट्रंप ने आज एक ऐसा दावा कर दिया जो किसी को हजम नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है, लेकिन अब ट्रंप ही नहीं चाहते कि हॉर्मुज खुले। अगर ऐसा ही है तो ट्रंप हॉर्मुज में माइंस बिछाने वाली ईरान की मॉस्किटो फ्लीट को खत्म क्यों करना चाहते हैं? ट्रंप ने यह ऑर्डर क्यों दे दिया कि ईरान की मॉस्किटो फ्लीट जहां भी दिख जाए उसको उड़ा दो, उस पर सवार सैनिकों को गोली मार दो? आज आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए, फरवरी में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला था तब कहा था कि ईरान को 4 हफ्ते में निपटा देंगे। लेकिन ये सब देखते देखते करते करते युद्ध के 56 दिन तो बीत चुके हैं। अमेरिका को अब तक वो हासिल नहीं हो सका जिसके लिए वो ईरान को जलाने निकला। और पहले तो यही नहीं पता कि जलाने निकला क्यों था। मतलब अमेरिका अभी तक ना युद्ध जीत पाया है, ना ही उसके हाथ वो 400 किलो यूरेनियम लगा जिसके पाने के लिए ट्रंप पूरी ताकत लगा रहे हैं। और अब लग रहा है कि ट्रंप ईरान में से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और युद्ध को बीच में ही छोड़कर ट्रंप को सेना वापस बुलानी पड़ेगी। सोचिए, अगर ऐसा हो जाएगा तो ट्रंप की कितनी भद पिटेगी। ट्रंप के सामने यह नौबत अमेरिका के कानून की वजह से आने वाली है जिसका नाम है वॉर पावर्स रेजोल्यूशन।
इस कानून के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला बोला था और इस हमले की जानकारी ट्रंप ने 2 मार्च को संसद को दी थी। इस हिसाब से 1 मई को युद्ध के 60 दिन पूरे हो रहे हैं। इसलिए ट्रंप के लिए 1 मई की तारीख बहुत अहम हो गई। एक तरफ ट्रंप पर जंग जारी रखने का दबाव है, दूसरी तरफ 1 मई की कानूनी डेडलाइन है। अगर ट्रंप को 1 मई से पहले अमेरिकी संसद से युद्ध जारी रखने की मंजूरी नहीं मिली तो उनकी फजीहत होगी। ट्रंप को हर हाल में ईरान से सेना वापस बुलानी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका में 1973 में युद्ध को लेकर वॉर पावर्स रेजोल्यूशन नाम का एक कानून पारित हुआ था। इस कानून के मुताबिक राष्ट्रपति संसद यानी कांग्रेस की मंजूरी के बिना 60 दिन तक ही अपनी सेना को युद्ध में रख सकते हैं। अगर उन्हें इससे ज्यादा समय तक सेना को युद्ध में झोंके रखना है तो संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऐसे में अब ट्रंप के पास 2 ही रास्ते हैं। पहला यह कि वो संसद से युद्ध जारी रखने की मंजूरी लें 1 मई को, और दूसरा रास्ता यह कि वो युद्ध खत्म करें और अपनी सेना वापस बुला लें। अभी तक ट्रंप की पार्टी के सभी सांसद एकजुट होकर युद्ध का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब कुछ सांसदों के सुर बदलने लगे। यूटा के सीनेटर जॉन कर्टिस ने साफ कह दिया है कि 60 दिनों के बाद वो बिना संसदीय मंजूरी के सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट ने भी चेतावनी दी है कि 1 मई के बाद वोटिंग का समीकरण बदल सकता है, और यही ट्रंप के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक ट्रंप मनमाने तरीके से फैसले ले रहे थे। अगर अमेरिकी संसद ने युद्ध की मंजूरी नहीं दी तो ट्रंप को 1 महीने के अंदर सेना को वापस बुलाना पड़ेगा, और इस 1 महीने में अमेरिकी सेना को ईरान पर हमला करने की परमिशन नहीं होगी। यानी ये 30 दिनों का टाइम सिर्फ सेना के पैकअप के लिए होगा, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं 1 मई आने में। इसलिए ट्रंप ने बड़ी चालाकी से अनलिमिटेड टाइम के लिए सीजफायर का ऐलान किया, ताकि उन्हें अमेरिकी संसद में दोबारा अपील करने के लिए पूरा वक्त मिल जाए। यानी ट्रंप ने जो सीजफायर बढ़ाया उसकी 3 वजह मानी जा रही है। पहली वजह यह कि ट्रंप के सामने अमेरिकी कानून की मजबूरी है, जो अभी आपको बताया। दूसरी वजह अमेरिका में 6 महीने बाद यानी नवंबर में होने वाला मिड टर्म चुनाव है। ट्रंप के लिए इस चुनाव में जीतना बहुत जरूरी है। अभी ये देखिए कि अमेरिका में जो माहौल है वो ट्रंप के फेवर में तो दिख नहीं रहा, क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में जबरदस्त गिरावट आ चुकी है। हालिया सर्वे में ट्रंप की रेटिंग करीब 35% हो गई, जो उनके लिए बड़ा झटका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के लोग पहले से ही किसी युद्ध के खिलाफ थे। ट्रंप ने भी चुनाव में यही लॉलीपॉप दिया था कि वो कोई नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। इसलिए अमेरिका का एक तबका ट्रंप से बेहद नाराज है, और ये नाराजगी मिड टर्म के चुनाव में ट्रंप के खिलाफ जा सकती है। ऊपर से हुआ यह कि ईरान पर हमला बोलने की वजह से आम अमेरिकियों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। अमेरिका में तेल गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, तो ये सब अलग ट्रंप के लिए एक चुनौती बना हुआ है। तो 6 महीने के बाद का संकट है, सो अलग। ट्रंप ईरान पर डील करने के लिए दम भर दबाव डाल रहे हैं, सीजफायर बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने जो सीजफायर किया है उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ट्रंप जो है वो ये जानते हैं कि अगर ये सीजफायर चलता रहा तो वो संसद को ये भी कह सकते हैं कि भाई देखो 1 महीना तो पूरा 60 दिन तो पूरा युद्ध चला नहीं, बीच में तो युद्ध रुक गया, तो वो 60 दिन हुए नहीं है, इसलिए मुझे संसद से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां नंबर उनके साथ है नहीं। और ऐसा काम बराक ओबामा एक बार कर चुके हैं। तो वहीं से डोनाल्ड ट्रंप ने शायद क्लू लिया है, और इसीलिए जानबूझ के सीजफायर किया है कि एक कंटिन्यूटी में 60 दिन न दिखे युद्ध का, फिर बिना संसद के काम चलाएंगे। तो बहुत अभी इसमें पेंच है।